Think global, act local. You are listening 89.6 FM. Radio Nagar. $89.6 FM रेडियो नगर अपनी बोली अपना राग थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल हेलो नमस्ते तुसे लागी रे सुन दे अपनी संस्कृति अपनी पहचान 89.6 FM रेडियो नगर You are listening Governance Talk Show with RJ Divya. वेलकम टू गवर्नेंस टॉक शो। आज के एपिसोड में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर कुल्लू मिस्टर आशुतोष गर्ग। सर, सबसे पहले तो अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप उन आईपीएस ऑफिसर्स में से एक हैं जो युवा हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में यूपीएससी क्लियर किया है। डेफिनेटली यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। सो आपने क्लियर किया और आप अपनी आज एज अ डीसी सेवा दे रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही रहेगा आपसे कि आपने क्या बचपन में सोचा था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है? होता है ना, एक माइंडसेट होता है कि हमने बड़े होके सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। क्या आपका ऐसा कुछ रहा था, या फिर कई बार होता है कि आप कुछ और बनना चाहते हैं फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि मुझे कुछ और करना था, या बहुत बाद में ख्याल आया? कैसा सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने का? बचपन से तो ऐसा नहीं सोचा था। एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हमीरपुर and thereafter I did engineering from BITS Pilani. So usually engineers जो है वो mostly after our degree we usually do jobs in MNCs and private companies. So similarly I was also working in a private company thereafter. So interestingly 1 year into my job, some of my immediate seniors from college qualified the civil services. And उनसे काफ़ी motivation मिला, and after a lot of thinking I eventually decided that I should give it a try. So sometime 2011 I started preparing for UPSC, and fortunately I qualified in my first attempt and I joined the Indian Police Service. उसके बाद जो है फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन किया. सो इट वाज ऑल बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत पहले से सोचा हुआ था या बहुत पहले से इस डायरेक्शन में तैयारी थी, बट इट जस्ट हैपेंड इन दैट फेज जब मैं प्राइवेट सेक्टर में था. एंड ड्यू टू इंस्पिरेशन फ्रॉम सम ऑफ माय इमीडिएट सीनियर्स हु क्वालिफाइड, जिन्होंने उस साल क्वालिफाई किया, उससे जो है ये ट्रेजेक्टरी चेंज हुई. एंड देन फॉर्चुनेटली आई गॉट द स्टेट कैडर टू सर्व. तो वो भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अपनी स्टेट में सर्व करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर एवरी 3 वैकेंसीज देयर आर 2 persons फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड 1 इज एन इनसाइडर. सो सौभाग्य से जो है वो स्टेट कार्डर मिला. एंड देन आई हैव नाउ डन अबाउट ऑलमोस्ट 8.5 years ऑफ सर्विस. 9th year कंप्लीट हो गया इनफैक्ट. तो इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस सो फार. जी, बहुत लंबा सफ़र रहा. 9 साल सीरियसली बहुत एक लंबा टाइम पीरियड होता है. तो इस बीच में क्या आपको अपने लिए टाइम मिल पाता है, या व्यस्तता इतनी होती है? कितना एंजॉय करते हैं आप अपने काम को? बिल्कुल, आई थिंक हम जो भी काम करते हैं उस काम को हम जस्टिस तभी कर सकते हैं अगर हम उसको करते हुए एंजॉय करें. अगर किसी काम को हम बर्डन की तरह करें तो वी आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू दैट. और इस काम में भी बहुत अलग अलग तरह का वैरायटी ऑफ काम हमें करने का मौका मिलता है. अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. एंड वी ट्राई कि जितना संभव हो हम वी ट्राई टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स. जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमें मौका मिला इस सर्विस के थ्रू लोगों की मदद करने का. सो वी ट्राई एंड मेक दैट एफर्ट एवरी डे, एंड दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग.
जी बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक युवा लीडर जिसमें जोश भरपूर है और पैशनेट है चीज़ों को करने के लिए, अगर समाज का वो नेतृत्व करे तो लोगों में भी जोश रहता है और कुल्लू घाटी के लोग भी आपके नेतृत्व में चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। तो सर जैसे हमारे कुल्लू और मनाली में अभी टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट होने वाला है, नवंबर है, दिसंबर जनवरी में बहुत टूरिस्ट रहता है। तो हाल ही में मॉनसून में जो डिज़ास्टर हम सभी ने देखा, उसमें काफ़ी सारी हमारी जो सड़कें थी डैमेज हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें, प्राइवेट प्रॉपर्टी ढह गई थी, कई सारी इमारतें भी, और बहुत सारा नुकसान हम सभी ने मिलकर झेला। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो ये टूरिस्ट सीज़न है उसके लिए हमारा कुल्लू कितना तैयार है? सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार की जो मॉनसून था प्रॉबेबली द वर्स्ट फ्लड्स दैट कुल्लू हैड सीन, और इस तरह की बाढ़ जो है वो 95 में जब पिछली बार फ्लड्स आई थी, दिस वाज वर्स देन दैट। जो अभी तक हम लोग सब लोग यूजुअली 95 की फ्लड्स की बात करते थे, बहुत सारे लोगों की उस समय भी ज़मीनें फ्लड में चली गई, बहुत सारे लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ, तो लोग अक्सर उसका जिक्र करते थे। बट इस बारी की जो फ्लड्स थी वो 95 से भी कहीं ज़्यादा डेंजरस और कहीं ज़्यादा भयानक थी, और जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो उन फ्लड से एक नया स्तर जो है वो फ्लड का इस बार कुल्लू ने देखा। तो एक समय पर हमारा जो नेशनल हाईवे है, जस्ट बिफोर द मानसून्स वी वर ऑलमोस्ट रेडी कि हमारा 4 लेन पूरा कंप्लीट होने वाला था, और बहुत टूरिस्ट रश उस समय यहाँ पे था। सो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा इस फ्लडिंग की वजह से, क्योंकि कुल्लू और मनाली के बीच में स्पेसिफिकली, एंड अदर देन दैट ऑल्सो पंडो से लेकर टकोली के बीच में भी जो है हाईवे मल्टीपल जगह पे डैमेज हो गया था। बहुत सारे लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ, बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। बट अब जो है करीब 3-4 महीने उस इंसिडेंट को हो चुके हैं, और बहुत सारा जो हमारा इमीडिएट रेस्टोरेशन वर्क था वो सब लोगों के सहयोग से प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जो है वो मैक्सिमम काम अब हो गया है। एंड इंटरेस्टिंगली जो हमारा हाईवे भी है, एटलीस्ट जहाँ जहाँ पे डैमेज हुआ था, कई ऐसे पोर्शंस थे जिसमें 300-350 मीटर रोड पूरा निकल गया था, और उस पूरे रोड को जो है अब 2-वे ट्रैफिक के लिए रिस्टोर कर दिया गया है। टारिंग का काम भी इस समय चला हुआ है, जो अगले आने वाले आई थिंक एट मैक्स 1 वीक में जो है ये टारिंग का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बारी फिर जो है वो मनाली तक का जो सफ़र है वो बिना किसी प्रॉब्लम के टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। पंडो में भी काफ़ी डैमेज था, उसमें भी टारिंग का मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया। ऑफ कोर्स अब जो लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन है उसमें समय लगेगा, बहुत जगह पे शायद अलाइनमेंट में या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा से इस तरह की अगर फ्लड्स आती हैं या इससे कम भी फ्लड्स आती हैं तो डैमेज ना हो। तो दैट विल रिक्वायर सम लॉन्ग टर्म वर्क, उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि हमारा टूरिज़्म जो है वो मैक्सिमम रोड पे निर्भर है, ऑल्दो भुंतर हैज़ एन एयरपोर्ट बट केवल एक फ़्लाइट है, तो बहुत सारा जो है वो फ़्लाइट से हमारा बहुत कम ट्रैफिक, टूरिस्ट ट्रैफिक जो फ़्लाइट के थ्रू आते, इट्स अ वेरी minute share. तो the large chunk comes through Volvos, through travelers, private vehicles, taxis. तो अब उस सेंस में जो है वो कुल्लू एक सेंस में दोबारा से तैयार है टू वेलकम द टूरिस्ट, और सब जगह ये रोड रेस्टोरेशन का काम मोर और लेस कंप्लीट हो गया है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले सीज़न में दोबारा से टूरिस्ट यहाँ का रुख करेंगे, और लोगों की लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा सोर्स है टूरिज़्म, सो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लोकल्स लाइवलीहुड ऑल्सो। सर जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो कुल्लू मनाली में जो भी टूरिस्ट आता है वो ज़्यादातर वॉल्वो से ट्रैवल करता है, तो कितनी वॉल्वो अभी चल रही है हिमाचल प्रदेश में, इसका क्या स्टेटस है? अभी बेसिकली है जो हमारा वीकेंड टूरिज़्म जो है वो काफ़ी हद तक रिवाइव हुआ है, तो वीकेंड्स पे तो आई थिंक अबाउट 50-60 वॉल्वोज आर कमिंग एवरी डे, लेकिन ड्यूरिंग द वीक अभी इट इज़ नॉट अप टू दैट लेवल। अभी भी होटल्स की ऑक्यूपेंसी जो है वो उस स्तर की नहीं है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे अब विंटर सीज़न अप्रोच करेगा, मे बी विद अ स्पेल ऑफ स्नो सम टाइम दिस मंथ और इन द कमिंग मंथ, ये दोबारा से जो है वो टूरिस्ट
यहाँ का रुख करेंगे। एंड जो नॉर्मल फीडबैक भी हमारे पास आई है, दिसंबर में होटल्स में बुकिंग्स ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। सो आई थिंक जो नंबर ऑफ़ वॉल्वोज भी हैं हर दिन आने वाली, वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। जी सर, एक जो मेजर चीज़ रहती है, हमारा जो कुल्लू मनाली है इतना सुंदर है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं और टूरिज़्म का अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारे जैसे हमारी सोसाइटी पे, और बुरा भी पड़ता है। अब अच्छा तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल जाता है, बुरा ये पड़ता है कि कई बार हम देखते हैं कि नेचर को बहुत क्षति पहुँचती है। जगह जगह हमें जहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे चाहे जंगल हो, जैसे सोलंग नाला जैसी जगह, अंजनी महादेव जैसे लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो कई जगह हम देखते हैं कूड़ों के ढेर होते हैं, चिप्स के पैकेट हो गए। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करती है सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं आपकी तरफ से? ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने रेज़ किया, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स होगा तो किसी भी जगह पे जो है वो एक कैरिंग कैपेसिटी हर जगह की होती है, और उस कैरिंग कैपेसिटी से अगर ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ आना शुरू होते हैं तो नेचुरली इट इम्पैक्ट्स द नेचुरल बैलेंस ऑफ दैट प्लेस, द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दैट प्लेस। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि टूरिस्ट को जो है हम लोग अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, हमारे जो पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जितने भी लोग होटल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री जो इससे जुड़े हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं जब वो यहाँ आते हैं। सो वो उनको गाइड करें, उनको अवेयर करें। बहुत जगह जगह पे, जैसे कुछ जगहों का आपने जिक्र किया, तो हमारे साइनेजेस वहाँ पे लगे होते हैं। जितने भी हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, या छोटे छोटे हमारे जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन सबको हमने निर्देश दिए हैं कि वो अपने पास जो है कम से कम दे शुड हैव कुछ ना कुछ उनके पास ऐसी व्यवस्था रहे कि लोग वहाँ पे अपना कूड़ा कचरा जो है उनके पास दे दें। और वहाँ से हमारा कलेक्शन का मैकेनिज़्म है। मनाली टाउन में जो आसपास की टूरिज़्म काउंसिल की पंचायतें हैं, जितना भी पेरी अर्बन एरिया है, मैक्सिमम एरिया से हमारी कूड़े की कलेक्शन जो है वो ऑन अ डेली बेसिस करी जाती है। सो लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि आप नेचर को रिस्पेक्ट करें, और खुले में ना फेंकने की बजाय आप जहाँ पे आप रह रहे हैं या तो वहाँ जाके आप दें, या कोई आपको रेस्टोरेंट या ढाबा या कोई स्ट्रीट वेंडर वहाँ नज़र आता है, आप उनके पास दे दीजिए, सो दैट उसको कलेक्ट किया जा सके। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नीड्स लॉट ऑफ अवेयरनेस। अभी भी जो है हम लोगों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग अपने ऊपर नहीं लेते हैं। वी डोंट रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी इनफ और नेचर इनफ। सो इट्स अ प्रोसेस, एंड धीरे धीरे करके हमें इस दिशा में कंटिन्यूसली काम करना है, विच will help us develop more and more responsible tourism in future. लोग कहते हैं ना कि लोग अधिकारों की मांग तो करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात कर्तव्यों की आती है, जिम्मेदारियों की बात आती है, वहाँ पे लोग पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए इस तरह से, कि ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रह सके। और यही तो है हमारी नेचर ब्यूटी, इसी के लिए लोग देखने आते हैं, ना कि कूड़ों के ढेर के लिए। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जो आजकल के टाइम में मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है नशा, और काफ़ी सारे यंगस्टर जो है इसकी चपेट में हैं। कहते हैं कि जो देश का भविष्य है वो युवाओं पर निर्भर है, जैसा युवा होगा वैसे आगे चलकर हमारा देश बनेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों को अवेयर करना, ताकि वो नशे से दूर रह सकें। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में जैसे अभी हाल में मणिकरण में भी काफ़ी सारे लोगों को, माफियाओं को पकड़ा गया, नशे चरस के जो माफिया हैं उन लोगों को। तो आप इस फील्ड में क्या कदम उठा रहे हैं, और किस तरह से नशे की रोक के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू आपने रेज़ किया कि जहाँ एक तरफ कुल्लू जो है वो पूरे, न केवल पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपने नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए पॉपुलर है, वहीं अनफॉर्चुनेटली जो है वो कुल्लू इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू ड्रग एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज़। तो इसमें जो है भारत सरकार एक स्पेशल कार्यक्रम भी चला रही है इन जिलों में, जिसको नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से हम लोग इस कार्यक्रम को पहचानते हैं। और इस कार्यक्रम में जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट में पिछले करीब 1-1.5 साल से बड़ा इफ़ेक्टिवली हम लोगों ने भी मुहिम चलाई हुई है
जिसमें मल्टीपल फ्रंट्स पे हम इसमें काम कर रहे हैं, जहाँ पे वी नो कि देयर आर सम हॉटस्पॉट्स जहाँ से अक्सर हम लोगों को ज़्यादा केसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, या वहाँ पुलिस को जो है आइडेंटिफाइड पॉकेट्स हैं कुछ वेयर दे नो कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंस है। तो एक तो उन हॉटस्पॉट्स को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी एडिक्शन में हैं, हमारे पास डी एडिक्शन फैसिलिटी है। वी हैव फैसिलिटी फॉर मेल्स, वी हैव फैसिलिटी फॉर फीमेल्स, एंड भुंतर में जो है ये फैसिलिटी स्टेट हमारी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाई जाती है। कुछ प्राइवेट फैसिलिटीज़ भी हैं, उस पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि लोग इसको एक स्टिग्मा की तरह ना देखें। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक हेल्प, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज़, जहाँ पे आप डॉक्टर को जाके जो है अपनी समस्या बताते हैं और उसमें हेल्प लेते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल कि आप आगे आइए, आप अपनी समस्या को जो है एक्सपर्ट्स के पास लेकर आएँ, हेल्प लें, ताकि आप इस चीज़ से बाहर आ सकें। देन जो आदमी या जो इंसान नशे में है, इट्स नॉट जस्ट दैट इंडिविजुअल बट इट्स द इंटायर फैमिली जो उस चीज़ से डिस्टर्ब होती है। तो कहीं ना कहीं उस पूरी परिवार को उनकी काउंसलिंग और उनकी हैंड होल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो जो केसेस हमारे पास नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उनके परिवार से भी इंटरेक्ट करें, और जब वो एक बार ट्रीटमेंट के बाद चले जाते हैं तो उनसे कंटिन्यूसली फॉलोअप हो, उनसे बातचीत हो, वेदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोबारा से रिलैप्स हो गया है और उसमें दोबारा इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एंड फोर्थली देन वी ऑल्सो हैव टू लुक एट प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये एक इस तरह की प्रॉब्लम है कि इट्स ऑल्सो वेरी इजी मनी, और एक तरह से लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, वो इसी से पैसा कमाते हैं और अपने आप भी उस समस्या में फंस जाते हैं। लॉट ऑफ पीपल गेट टू थेफ्ट एंड लॉट ऑफ क्राइम बिकॉज ऑफ दिस, जब वो एक बार इस समस्या में चले जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको कुछ ऑल्टरनेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ कोर्सेज। जो लोग हमारे पास इस तरह के केसेस हमारे नशा मुक्ति केंद्र में भी आते हैं, तो हम चाहे वो राफ्टिंग कोर्सेज करें, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग के हमारे कौशल विकास निगम की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, तो उन सब कोर्सेज में भी उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रिवेंशन, कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस की जाए और जितना ज़्यादा जो है अर्ली एज में जब ससेप्टेबल हैं लोग इस ट्रैप में फंसने के लिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वहाँ पे अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और उसको हम कर रहे हैं। वी आर ट्रेनिंग द टीचर्स ऑल्सो, ताकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है एक कोई काउंसलर के तौर पे किसी न किसी को ट्रेन किया जाए, ताकि वो इस टाइप की समस्या को डिस्कस कर सकें, उनको कुछ वे आउट दे सकें। तो ये सारे फ्रंट्स पे जो है वो काम किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों पे पैरेलली वर्क किया जा रहा है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट फैसिलिटीज़। हम लोग बहुत सारी पंचायतों में लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं, जिनको हमने ज्ञान केंद्र का नाम दिया है। लगभग 40 इस तरह की लाइब्रेरीज़ अलग अलग जगह पे बन गई हैं। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ, छोटे छोटे स्तर पे की जाएँ, ताकि लोगों को, हमारे युवाओं को जो है ये सब फैसिलिटीज़ रहें तो वो नशे की तरफ ना जाएं। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बट देन वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन एंड वी हैव टू वर्क एट ऑल लेवल्स, जिसमें हमें हमारे पंचायती स्तर पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी सहयोग चाहिए। हमें हमारे युवक मंडल, महिला मंडल, इन सब का भी सहयोग चाहिए। तो वी आर वर्किंग विद ऑल दीज। सही कहा आपने कि अवेयरनेस से ही सब कुछ होगा। सर, जैसे नशे की बात आती है तो पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहना चाहिए? जैसे आपने कहा उनकी भी काउंसलिंग होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि उनका बच्चा नशे एडिक्ट हो जाता है, नशे की लत लग जाती है उस बच्चे को, तो वो एक तरह से बहुत बुरा बर्ताव करते देखने में आता है। तो जो पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो कैसे अपने बच्चे को जो सही रास्ता दिखाए, क्योंकि अवॉइड करना वो स्टार्ट कर देते हैं अपने बच्चे को। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सुधरेगा नहीं, और भी बहुत सारी बातें होती है, ये सोसाइटी में होता है। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वही जो मैंने पहले भी बताया कि जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉब्लम, इसको भी उसी तरीके से हमें देखना चाहिए कि ये एक समस्या है जिसको ठीक करा जा सकता है अगर ठीक जगह से हेल्प ली जाए। तो पहले तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू सी दैट उस एज पे जो है वो बच्चों का ध्यान रखा जाए, सो दैट दे डोंट फॉल प्रे टू एनी सच थिंग। और अगर कोई नशे का आदी है, एडिक्शन हो गई है, तो उसको कम से कम वो ठीक फैसिलिटी में लेकर जाएं और वहाँ पे एक्सपर्ट हेल्प लें
और आई एम श्योर कि अगर ठीक समय पर हेल्प मिलती है और थोड़ी इच्छा शक्ति पेरेंट्स और उस इंडिविजुअल के अंदर अगर है, सो दे कैन कम आउट ऑफ इट। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी सर। सर, जैसे शिक्षा पे आना चाहूँगी। आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती जा रही है, हर दिन नई नई चीज़ें आ जाती है, और ऐसा है कि आजकल के टाइम में ये मानते हैं कि समय के साथ खुद को अपडेट रखें, हर दिन नया सीखो और तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। और है भी ज़रूरी, क्योंकि आजकल वही इंसान सर्वाइव कर सकता है जिसको ज्ञान भी है और स्किल्ड भी हो। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या बच्चों को स्किल्ड करने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? ठीक बात है ये कि एट सम स्टेज एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इस चीज़ पे निर्भर करती है कि क्या स्किल है इंसान के अंदर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो किसी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में जब किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन ली जाती है तो द आइडिया इज़ टू डेवलप दैट इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर डोमेन एरिया, और उसकी स्किल उनके अंदर हो, वो चीज़ जो है वो अपने अंदर डेवलप कर पाएँ ताकि उससे कहीं पे कंट्रीब्यूट कर पाएँ। अदर देन दैट जो है अब डायरेक्टली भी गवर्नमेंट का फोकस है कि कुछ स्पेसिफिकली स्किल्ड कोर्सेज जो हैं वो करिकुलम में ऐड किए गए हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग या जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसका पूरा फोकस इसी चीज़ पे है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम एक कमेटी के माध्यम से ये कोशिश करते हैं देखने की कि हमारे यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्किल जो है इस तरह की दें जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ना हो। तो वो जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उस गैप को हमें ब्रिज करना है। तो वीव रियलाइज्ड कि कुल्लू एक ऐसी जगह है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स या टूरिज़्म यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि हमारे कौशल विकास निगम की ओर से या वोकेशनल ट्रेनिंग में जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। उन कोर्सेज़ को HPKVN के थ्रू हम लोग करवा रहे हैं। अदर देन दैट जो यहाँ का ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है, काठकुनी शैली में यहाँ पे घर बनते हैं। सो वी रियलाइज़ कि दैट इज़ समथिंग, वो एक्सपर्टीज़ भी अब लोगों में कम हो रही है। एंड अगर जो एक्सपर्ट्स हैं दे विल फाइंड इट वेरी इजी टू फाइंड राइट एवेन्यूज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर उनके अंदर ये एक्सपर्टीज़ हो। तो उसके लिए भी हम लोग कोर्सेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर लुकिंग एट बेसिकली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की डिमांड है, उस तरह के कोर्सेज हों, उस तरह की स्किल लोगों को दी जाए ताकि उनको ईजिली जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिले। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी सर। जैसे दुनिया हमें अप्रिशिएट करती है हमारे रिच कल्चर के लिए, और कुल्लू और मनाली का कल्चर है भी बहुत रिच, और ये आपकी प्रशासन और लोगों के सहयोग से ही होता है कि हम अपनी संस्कृति को बचा पाते हैं। और आज तक हमने बहुत ज़िंदा रखा है हम अपनी संस्कृति को। और कुल्लू के दशहरे में हम सभी ने देखा कि किस तरह से देवताओं के प्रति अभी भी लोगों की कितनी श्रद्धा है और बहुत आस्था है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि संस्कृति को बचाने के लिए या संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को प्रमोट करने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि हम ये जो हमारी संस्कृति है आजकल की जनरेशन को जो मिल रही है वो हम आगे भी फॉरवर्ड कर सकें, हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके लिए भी? देखो, बिल्कुल ये आपने ठीक बात कही है कि कुल्लू और हिमाचल जो है वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और हमारे बहुत सारे जो लोकल फेस्टिवल्स हैं, ये सब फेस्टिवल्स जो हैं दे आर मीन्स टू प्रमोट एंड कंजर्व दिस कल्चर। और कुल्लू में स्पेसिफिकली तो यहाँ पे अभी हमने दशहरा सेलिब्रेट किया एंड वी सेलिब्रेटेड इट इन अ बिग वे। और ऐसी कोशिश रहती है मतलब हमारी तो डायरेक्टली इस तरह के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से ये कोशिश रहती है कि हमारी संस्कृति को हाईलाइट किया जाए और युवाओं को इसमें जोड़ा जाए। और बहुत सारे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे युवा हैं जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट और कल्चर को लेकर काम कर रहे हैं, उसमें शोध भी कर रहे हैं। और उनके साथ भी हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए, सो दैट उनको अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो इट मोटिवेट्स लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। और अब लोगों को मोटिवेशन मिलेगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो हमारे कल्चर को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। जी, यही
हमारे हिमाचल की पहचान ही हमारी संस्कृति है और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं संजोए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद सर, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। पहले तो आपकी जर्नी और उसके बाद आपने कुल्लू के डिफरेंट जो आपके सामने जो चुनौतियाँ रहती है या क्या क्या कार्य हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 89.6 FM रेडियो नगर, आपणी बोली आपणा राग, थिंक ग्लोबल ॲट लोकल। हॅलो नमस्ते, तुसें लागी रे सुणदे आपणी संस्कृती आपणी पछाण।